हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अति क्रश के बारे में। यानी कि अति क्रश होने के कारण, यानी कि जब बॉडी ज़्यादा लीन एंड थीन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके रीजंस क्या हैं कमज़ोर होने के। क्यों बॉडी लीन एंड थीन हो जाती है, उसके कारण क्या है। फिर अति क्रश के दोष देखेंगे, मतलब अति क्रश होने पर क्या एनोमलीज होती हैं, क्या क्या दोष, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं अति क्रश होने के। और अति क्रश की परिभाषा, परिभाषा मतलब उसकी डेफिनेशन, किसे हम अति क्रश कहेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक गाइस, तो हम श्लोक पर आते हैं। सेवारूक्ष अन्नपानानां लंघनं प्रमित आसनं क्रिया अतियोगा शोकश्च वेग निद्रा विनिग्रहा रूक्षस्य उद्वर्तनं स्नान यस्याभ्यासा प्रकृति जरा विकारा अनुशया क्रोधा कुर्वन्ते अतिक्रशम नरम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर, जो है अष्टोनिंतति अध्याय, उसका 11th एंड 12th श्लोक। तो श्लोक के प्रत्यक्षकार देखते हैं। सेवा रूक्ष अन्नपानाना, रूक्ष अन्नपान का सेवन करने से, लंघन, लंघन यानी कि उपवास करने से, खाना नहीं खाने से, फास्टिंग करने से, प्रमित आसन, प्रमित आसन मतलब मात्रा में बहुत कम, नपातुला भोजन मतलब इतनी हमें 2 रोटी ही खानी है, 1 कटोरी दाल लेनी है, इससे ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम बढ़ाते हैं। तो वो अल्प अल्प मात्रा में भोजन करना और नपातुला भोजन करना। प्रमितासन का मतलब होता है नपातुला भोजन करना। फिर एक क्रिया अति योगा, क्रिया मतलब कोई भी कार्य का बहुत ज़्यादा अतियोग कर देना, जैसे कि अत्यधिक तैरना या अत्यधिक चलना या अत्यधिक मानसिक कार्य करने से, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कर लेना। शोकस, शोकस मतलब दुख मनाना। वेग निद्रा विनिग्रह, वेग जो मल मूत्र के वेग होते हैं, उद्गार छींक डकार इसके वेग होते हैं। और निद्रा मतलब नींद का, जो हमें नींद आती है उसके वेग को धारण करना, मतलब उस वो हमें आ रही है तो उसको आने नहीं देना, उसको कंट्रोल करना बॉडी में, बहुत दिनों से उसको कंट्रोल करके रखना। तो वो होता है वेग निद्रा विनिग्रह। रूक्ष से उद्वर्तनम, रूखा उपटन लगाने से। स्नान अभ्यासा, बहुत ज़्यादा स्नान करने से, या रूक्ष द्रव्यों से कल्पित जल से स्नान करने से, क्योंकि जैसे कि जल है उसमें रूक्ष द्रव्य मिला लिए और फिर उसके बाद स्नान कर रहे हैं, उसे भी अतिकृष्टता होती है। प्रकृति, बात प्रकृति के होने से। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा आने से भी कृष्टता आती है। विकारा अनुशया, बहुत दिनों तक रोग का होना, बहुत दिनों से किसी रोग से पीड़ित होने से भी कष्ट आती है। क्रोध करने से, कुर्वन्ते अतिक्रशम नरा, ये सब करने से नर जो होता है, मनुष्य जो होता है, अतिक्रश हो जाता है। ठीक है। तो हम इसका श्लोक का जो मीनिंग दिया हुआ है हिंदी में वो देख लेते हैं। रूक्ष अन्नपान का सेवन, सेवा रूक्ष अन्नपानाना, उपवास, लंघन, प्रमितासन, मात्रा से अल्प नपा तुला भोजन करना, क्रिया अति योगा, किसी भी शारीरिक और मानसिक कार्य को अधिक करना, शोकश्च, शोक, वेग वेग निद्रा विनिग्रह, शोक के वशीभूत रहना, मल मूत्र और निद्रा आदि के वेग को रोकना। रूक्ष से उद्वर्तनम, शरीर के रूक्ष रहने पर अथवा रूक्ष द्रव्यों से निर्मित उपटन लगाना। स्नान अभ्यासा, रूक्ष द्रव्यों से कल्पित द्रव से स्नान करना या अधिक स्नान का अभ्यास रखना। प्रकृति जरा, बातें प्रकृति का होना, वृद्धावस्था का होना, जरा मतलब वृद्धावस्था का होना। विकारा अनुशया, बहुत दिनों तक रोग का होना। क्रोध का करना, ये सभी मनुष्य को अतिकृष्ट बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इनसे वात बढ़ रहा है और वात से ही शुष्कता रूक्षता आती है बॉडी में, वात से ही लीन होता है। जितने भी रीजंस हैं, रूक्षनपान, उपवास, मानसिक कार्य, मलमूत्र का वेग धारण करना, रूक्ष द्रव्यों से स्नान और उपटन करना, और वृद्धावस्था का होना, बहुत दिनों तक रोग का रहना, ये सबसे वात बढ़ता है। और वात जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो फिर कृष्णता आती है। अब हम अतिकृष के दोष देखेंगे। अतिकृष के क्या दोष होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, अतिकृष होने पर क्या क्या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यायाम अति सौहित्यम क्षुत पिपाशा आमयो औषधम क्रशो न सहते तद्वत् अति शीत उष्ण मैथुनम प्लीहा काशा छया श्वास गल्म गुल्म अर्शो उद्राणी चा कृशम प्रायो अभिघावंती रोकश्च ग्रहणी गता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर, यानी कि अष्टोनिंदति अध्याय का उसका 13 एंड 14 श्लोक। तो अतिकृष मनुष्य व्यायाम को, अतिकृष होने पर व्यायाम, अति सौहत्य अधिक भोजन को, क्षुत मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, आमे मतलब रोग,
और औषध। तो भूख, प्यास और रोग को और औषधि को, जो रोगी होने पर औषधि पिलाई जाती है उसको कृषु ना सहते, कृष व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। तद्वत अति शीर, अति उष्ण मैथुन करना, अति उष्ण भोजन, अति शीत भोजन और मैथुन को सहन नहीं कर पाता है। प्लीहा, कासा, क्षया, श्वासा, गुल्म, अशु, उद्राणी, चा, उसको प्लीहा वृद्धि के रोग होते हैं। कास यानी कि कफ यानी कि खांसी हो जाती है। क्षय यानी कि बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। श्वास मतलब अस्थमा। गुल्म, गुल्म हमें पता है ये लंप की तरह होता है, इसका एक अलग चैप्टर, उसको हम बाय गॉड ग्रेस आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। गुल्मो, अश, अश मतलब पाइल्स हो जाती है। उद्राणी, चा, तो उधर रोग हो जाते हैं। कृशम प्रायो अभिघावंती रोगाज ग्रहणीगता, तो ये ग्रहणीगत रोग भी हो जाते हैं। अब जो हिंदी मीनिंग है उसे देख लेते हैं। अति कृश मनुष्य व्यायाम को, अधिक भोजन को, भूख प्यास को, रोग को, औषधियों को, अत्यंत शीतल, अत्यंत उष्ण आहार विहार को तथा अति मैथुन को सहन नहीं कर पाता है और प्राय अत्यंत कृश मनुष्य के शरीर में प्लीहा वृद्धि, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अश, उदर और ग्रहणी रोग हो जाते हैं। अब गाइज हम आते हैं अतिकृश की परिभाषा कि किसको अतिकृश कहेंगे, क्या क्या ऐसे बॉडी में फीचर्स होने चाहिए, फिजिकल फीचर्स होने चाहिए जिसको हम कहेंगे कि ये अतिकृश है। तो श्लोक देखते हैं अतिकृश की परिभाषा का। शुष्क इश्विक उदर ग्रीवो धमनी जासंग तथा त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा स्थूल परवा नरोमता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के अष्टनिर्दय अध्याय का 15वां श्लोक। तो शुष्क इस्फिक उदर ग्रीवा, इस्फिक मतलब हिप रीजन, उदर मतलब पेट, ग्रीवा मतलब गर्दन। तो शुष्क मतलब सूख जाते हैं, तो स्फिक हिप, उदर, और उदर मतलब एब्डोमेन, और ग्रीवा जो गला है वो शुष्क हो जाता है, मतलब सूख जाता है, बहुत इमेशिएटेड हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। धमनी जात संतता, जो वीन्स हैं और जो वीन्स है, आर्टरीज है, उनके जाल मतलब उनकी जो वेट है, जो नेट बन जाता है हाथों में, जाल बन जाता है, वो दिखाई देता है, धमनी जाल हमें दिखाई देता है। त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा, शरीर में त्वचा और अस्थि मात्र ही शेष है। त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा, अतिकृश में बॉडी में शरीर में त्वचा और मांस ही शेष रह जाता है। स्थूल परवा नरोमता, उसकी संधियां जो होती हैं, पर मतलब होता है संधियां यानी कि जॉइंट्स, वो मोटी हो जाती है। तो ये जो है अतिकृश की परिभाषा है। तो क्या क्या है इसमें? स्फिक उदर ग्रीवा शुष्का, धमनी जाल संतता, त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा, स्थूल परवा, स्थूल परवा ये इंपॉर्टेंट है। स्थूल परवा, धमनी जाल संतता, शुष्क स्फीत उदर ग्रीवा, त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा, ये सब जो है ये AIPHT क्वेश्चंस में या फिर एकेडमिक क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि ये श्लोक को पूरा कीजिए, या श्लोक ये किसका श्लोक है, इसका वर्णन कहाँ हुआ है, ऐसे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने अतिकृश की परिभाषा देखी, इसका ये मीनिंग देख लेते हैं। अत्यंत पुरुष कृश का नितंब उदर और ग्रीवा अधिक सूख जाती है, जिससे शरीर की धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है। शरीर में त्वचा और अस्थि मासी शेष है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है, तथा अतिकृश पुरुष की संधियां मोटी हो जाती है। ठीक है। तो यह है अतिकृश की परिभाषा देखी हमने, अतिकृश के दोष देखे और अतिकृश होने के कारण। कारण हमें पता ही है, रूप स्तनपान, उपवास, सुरबात, वर्धक आहार विहार। दोष क्या है? व्यायाम नहीं सहन कर सकता, अधिक भोजन सहन नहीं कर सकता, भूख प्यास को, औषधियों को, रोग को सहन नहीं कर सकता, अधिक मैदे को सहन नहीं कर सकता। अत्यंत कृश व्यक्ति के प्लिया वृद्धि, काश, क्षय, उजास, गुल्म, अश, उदर रोग हो जाते हैं। और अत्यंत पुरुष का परिभाषा में क्या है? शुष्क स्फिक गुरु उदर ग्रीवा, धमनी जाल संतता, त्वग अस्थि शेषो अतिकृशा, स्थूला परवा। तो अत्यंत पुरुष नितंब उदर और ग्रीवा सूख जाती है, शरीर की धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है, शरीर में त्वचा और अस्थि मात्र शेष है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। अतिकृश पुरुष की संधियां मोटी हो जाती हैं। ठीक है गाइस, तो ये देखें, इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हुआ। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम अति स्थूल और अति कृश पुरुष का चिकित्सा सिद्धांत देखेंगे कि अति स्थूल होने पर क्या चिकित्सा होती है और अति कृश होने पर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है आयुर्वेदा के अनुसार, वो देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।